हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में भाग 9 पढ़ेंगे, जिसमें पहला है विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसे आइए देखते हैं। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है रो बराबर 2m/n/e² टाउ। ये आपको पीछे बताया गया है और इसके बारे में आपको सब बताया गया है। फिर भी यहाँ पे लिख दिया गया है m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, n इसमें जो n है चालक के मात्रक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो चालक तार होते हैं, जो पदार्थ होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको n से प्रदर्शित करते हैं। और उस चालक में जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉनों का उसे m से प्रदर्शित करते हैं। ई उसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन आवेश कहते हैं। टाउ क्रांतिकाल होता है। इसमें यम और ई जो है, ये अगर ताप बढ़ाया जाता है तो इस पर कोई वृद्धि का, अर्थात उस ताप की वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यम एवं ई पर ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें यम द्रव्यमान होता है, ई उस इलेक्ट्रॉन आवेश होता है उस चालक का। इन द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन जो उसके आवेश होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे हमेशा वैसे ही बने रहते हैं। ठीक है, कितना भी ताप बढ़ा दिया जाए। ये ताप बहुत अधिक नहीं होता है तो यन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर यन, जो यन है, यन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कब? जब ताप बहुत अधिक न हो, कम ताप हो तब, अधिक होने पर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि क्रांतिकाल टाउ पर ताप वृद्धि का प्रभाव क्या होगा। अब टाउ की बात आती है तो टाउ पर ताप वृद्धि क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला है टाउ बराबर λ/v/rms। लैम्डा क्या है? माध्य मुक्त पथ होता है। v/rms अनियमित गति से इलेक्ट्रॉन की वर्ग माध्य मूल चाल होती है, अर्थात वेग होता है टाउ जो होता है, और ये माध्य मुक्त पथ होता है। ठीक है, तो टाउ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्रांतिकाल किसे कहते हैं। तो यहाँ से टाउ बताया गया है आपको कि जब दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन के टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है उसे टाउ अर्थात क्रांतिकाल कहते हैं। तो ये λ/Vrms होता है। यहाँ आप देखेंगे तो टाउ लैम्डा के समानुपाती है, लेकिन इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्रांतिकाल जो होता है वह वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी कहने का मतलब, अगर लैम्डा का मान बढ़ने पर, अगर लैम्डा का मान बढ़ रहा है तो टाउ का मान बढ़ जाएगा। अगर Vrms का मान बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो टाउ का मान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर इस समानुपाती में है तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। यहाँ पर अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती में होता है। ठीक है, अब क्योंकि जो ताप होता है, यहाँ पर देखिए, यदि लैम्डा का मान कम होगा तो Vrms बढ़ेगा तथा टाउ कम हो जाएगा। ठीक है, नोट इसमें इसका मतलब ये हुआ कि यदि लैम्डा का मान, यहाँ पर लैम्डा यदि बढ़ाएंगे तो Vrms बढ़ेगा, ठीक है, तथा टाउ का मान कम हो जाएगा। अब ये जो है, ताप बढ़ने पर जो चालक के अणु होते हैं वो दोलन ऊर्जा उनकी बढ़ जाती है, अर्थात उनकी गति करने की, उनमें गति में तेजी आ जाती है। जैसे हमारे पास कोई चालक है और इस चालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर उधर, वो अनियमित गति करते रहते हैं। जब इसमें हम लोग विभवांतर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि इनके चालकों के इलेक्ट्रॉन गर्म करने पर, ताप बढ़ाने पर, जितना हीट करेंगे इसको, जितना ज़्यादा ऊर्जा देंगे इसको, यह उतने तेज़ी से गति करना शुरू कर देते हैं, इनकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। अतः इनके दोलन का जो आयाम होता है वह बढ़ जाता है। आयाम मतलब जैसे ये पेंडुलम होता है, झूला होता है, तो ये झूला है। अब इस साम्य स्थित यहाँ सेंटर से ये इधर मैक्सिमम जितना दूरी तय करेगा, एक साइड वह आयाम कहलाता है, जिसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो एक साइड जितना जाएगा वह आयाम कहलाता है। तो यही इनका आयाम, यह इनका जो गति है वो बढ़ जाती है, दोलन आयाम इनका बढ़ जाता है। तो इनका जो माध्य मुक्त पथ लैम्डा होता है, ये लैम्डा जो होता है ये कम हो जाता है। ठीक है,
इसके कारण क्या हो जाएगा, ये लैम्डा कम हो जाएगा। और दूसरा ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग जो होते हैं, अगर इसके ताप को हम फिर बढ़ाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन के मार्ग जो वर्ग माध्य मूल चाल अर्थात BRAMS होती है, ठीक है, वर्ग माध्य मूल चाल जिसे कहते हैं, जिसका जो चाल होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक, इस प्रकार से लैम्डा का मान कम होने पर BRMS का मान बढ़ जाएगा और श्रांतिकाल टाउ का मान कम हो जाता है। ठीक है, टाउ क्या होता है, बताया गया आपके दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच जो और उनको टक्करों के बीच औसत जो चाल होती है, औसत समय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, औसत समय को श्रांतिकाल कहते हैं, टाउ कहते हैं। तब इससे हमें ये पता चलता है, स्पष्ट होता है कि जो समीकरण 1 है इन कंडीशंस में, तब समीकरण 1 में जो रो है, यह रो का मान बढ़ जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, हर पदार्थ का, हर चालक का अपना एक गुण होता है, इस चालक का अपना एक गुण होता है, इसकी जो मटेरियल का बना होता है, जिस मटेरियल का ये पदार्थ बना होगा चालक, वह विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये यम और बदलता नहीं है। यन कब बदलता है, जब ताप बढ़ता है तभी बदलता है, नहीं तो नहीं बदलता है अगर ताप बहुत अधिक नहीं है। और श्रांतिकाल दो क्रमागत टक्करों के औसत समय होता है इलेक्ट्रॉन के, उस चालक के। ठीक है, तो ये इन कंडीशन से, इन बातों से हमें ये पता चलता है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है यह रो का मान बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, लैम्डा का मान कम हो और BRMS बढ़ेगा तथा टाउ का मान कम हो जाएगा। तो वहाँ पर लैम्डा की इन कंडीशन में सब मिला करके लैम्डा का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। अब अतः ताप बढ़ाने से विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि सब बातों से कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, अर्थात यानी रो का मान बढ़ जाएगा ताप बढ़ाने से। अर्थात ताप के परिवर्तन के साथ विशिष्ट प्रतिरोध का परिवर्तन होने पर हमें सूत्र प्राप्त होता है क्या, कि रो टी इंटू रो नाट ब्रैकेट में 1 + अल्फ़ा टी, ये प्राप्त होता है एक सूत्र। इसमें ये है क्या, इनको देख लीजिए। रो टी जो है ये T डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी इसका ताप है T डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और रो नाट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध है। और अल्फा प्रतिरोध का ताप गुणांक है, उस प्रतिरोध का कितना ताप है उसका गुणांक है। ठीक है, तो ये आपका किसी विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव के लिए सूत्र होता है। ठीक है, अब इसको बताने का मतलब ये था इस हेडिंग का कि आपको जो हमारी बुक में दिया है वो दिया है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अब आपको प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव भी समझ में आएगा। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या होता है। तो प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव आइए देखते हैं। किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध R बराबर रो या लपाने होता है, हम लोग इसको पीछे पढ़ चुके हैं। यदि ताप में वृद्धि बहुत अधिक नहीं हो तो लंबाई L परिच्छेद A यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसमें जो है, यहाँ आप देखेंगे ये जो विशिष्ट इसका जो चालक है, चालक में इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, इसमें एरी इसका जो है और इसकी लंबाई L, अगर बहुत अधिक ताप नहीं है तो इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दोनों भौतिक अवस्थाएं होती हैं इसकी। अतः रो का ताप बढ़ाने पर आर का मान भी बढ़ेगा। अगर रो बढ़ रहा है, अगर इसकी रो बढ़ रहा है तो इसका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अब रो और रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध इस तार के मटेरियल की बात करता है और प्रतिरोध जो उसकी विरोध करता है आने वाली धारा का। इनका अगर इसका मान बढ़ रहा है तो इसका भी मान, आर का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यदि टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध आर, अगर टी डिग्री पर प्रतिरोध आर हो एवं 0 डिग्री पर प्रतिरोध आर नाट हो, तो अब टी पर आर है और 0 पर क्या है, आर नाट है अर्थात आर 0 है, तब क्या होता है कि आर टी अपान आर नाट इज इक्वल टू रो टी अपान रो नाट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये
तो ये होगा, ये होगा, ये बढ़ेगा। यहाँ पे देखें, अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। तो इसका सूत्र हम लोग अभी पीछे पढ़ करके आ रहे हैं कि रो नॉट इसके रो टी बराबर होता है, रो टी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध है। तो ये हो जाएगा आपका इतना, इसका मान होता है, इसको रो टी लिख देंगे। अब रो टी का मान समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पर रखे हैं। अब यहाँ से यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर इसके बराबर ये बचेगा, केवल ये बचा है, कैंसिल हो गया तो इसको लिख दिया गया। अल्फा प्रतिरोध का ताप गुणांक है, जानते हैं, तो आर टी बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो नॉट अर्थात रो 0 1 प्लस अल्फा टी। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारा एक सूत्र प्राप्त हुआ प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव के लिए। तो ये सूत्र हमें याद रखना होगा, और इसके पहले ये वाला सूत्र जो बताया गया इसे भी आपको याद रखना होगा, ज़रूरत पड़ने पर पड़ती है। वैसे हमारे एग्जाम में यही, हमारे बुक में यही दिया है एनसीईआरटी में। अब प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा अनुसार जो होता है, उसकी परिभाषा के अनुसार इसमें अल्फ़ा बराबर आर टी माइनस आर नाट अपान आर 0 इंटू टी होता है, आर नाट बोलते हैं। समीकरण नंबर 4 हुआ। ये फार्मूला भी हमें याद रखना है, इसमें भी, इस पर भी सवाल आते हैं। ठीक है, अब यदि इसमें आर टी क्या हो, आर नाट क्या हो, आर नाट इसमें ई वाला आर नाट इसमें अर्थात आर 0 1 ओम हो और टी जो है 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो अल्फ़ा बराबर आर टी माइनस आर नाट बचता है, जो प्रतिरोध वृद्धि होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक परिभाषा मिलती है क्या, कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम हो तो 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी चालक पर प्रतिरोध 0 डिग्री पर 1 ओम हो तो, यानी ये 0 डिग्री पर कितना हो रहा है, 1 ओम, 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर 1 डिग्री ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान लगभग 1/273 डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। इसका मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, अर्थात यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो इसका मान हम लोगों ने समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 कहाँ पे है, ए है, सॉरी, समीकरण नंबर 3 ए है, इसमें रख देते हैं किसका मान, अल्फ़ा का मान। तो यहाँ पर रखा गया, ये समीकरण नंबर 3 है, इसमें रखेंगे तो आर टी बराबर आर नाट 1 प्लस इस अल्फ़ा की जगह इतना इंटू टी, और यह हो जाएगा यहाँ से इसका इसमें गुणा हो जाएगा और प्लस टी अपान इतना। अब यहाँ से 273, अब आर इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना अपान इतना आएगा। देखिए टी बराबर होता है 273 प्लस टी, इसका मान होता है पूरा कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है, परम ताप है, परम ताप, ये पूरे को परम ताप बोलते हैं, परम ताप जानते हैं आप। तो परम ताप परम ताप क्या होता है, परम ताप को 273 प्लस टी होता है। ठीक है, तो ये अपान 273, इसकी जगह कैपिटल टी आ जाएगा, तो रो नाट अर्थात रो टी रो 0 अपान टी अपान इतना आर टी इंटू टी। ठीक है, अर्थात किसी ताप पर, ये अनुपाती होते हैं, दोनों समानुपाती होते हैं, दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यहाँ पर आर टी और टी क्या है, दोनों समानुपाती हैं, अर्थात किसी ताप पर चालक का प्रतिरोध इसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये क्या है, ये होता है चालक का प्रतिरोध, ये चालक के प्रतिरोध का ताप है आर टी, और टी परम ताप है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखें यदि टी डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध आर तथा T2 डिग्री पर प्रतिरोध R2 हो तो R1 बराबर इतना, उस फार्मूले में मान रखने पर R2 बराबर इतना, फार्मूले में वही, केवल T की जगह T2 हो गया और R की जगह R1 हो गया। ठीक है, RT की जगह R1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से R1 अपान R2 यानी इसका इसमें भाग करने पर तो ये दोनों मान रख दिया गया। यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका त्रियक इसमें गुणा हो गया, इसका यहाँ पर गुणा हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई, इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। ये R1 और R2 यहीं पर है, R1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ए वाला इधर जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसमें से अल्फ़ा कॉमन करेंगे, R1 T2 माइनस R2 T1 बचेगा, ये वाला यही है, तो अल्फ़ा बराबर ये इसका यहाँ के भाग बन जाएगा, तो ये सूत्र अल्फ़ा बराबर मिल जाता है। ये सूत्र ये है जो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। एक सवाल इस पर देख लेते हैं फटाफट करके।
इनसे सवाल है कि एक कार्बन के तंतु का प्रतिरोध 0 डिग्री पर 100 ओम है, किस ताप पर यह प्रतिरोध 106 ओम होगा। कार्बन के लिए अल्फा बराबर -0.0003 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आर टी दिया 106 ओम, आर नाट दिया है 100 ओम, अल्फा का मान इतना दिया है, टी निकालना है। सूत्र आर टी बराबर आर नाट 1 प्लस अल्फा टी। इस सूत्र में मान रख के आप कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से आप ध्यान से करते हुए आइएगा, सब कैलकुलेशन समझते हुए, तो आपको टी बराबर -200 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। देखिए आपको दिया क्या है, सूत्र कौन सा है, इसमें मान रख करके ये दिया क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए और सूत्र क्या लगाना। इसके बाद आपको कैलकुलेशन ये आना चाहिए, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ही होता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है समझिए आपकी पढ़ाई सब व्यर्थ है, इसलिए आप इसको मेहनत करिए, ये चीज़ें आपको आना चाहिए। सब कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, फिजिक्स तभी आपको अच्छा होगा। तो टी बराबर आया -200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।